लड़की शादी से पहले इंडिपेंडेंट हो जाए तो उनके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होगा अपनी बेटी के टुवर्ड्स कि वो शादी से पहले अपना पूरा खर्चा संभाल रही है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज अपने क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता माननीय जगमोहन सिंह रावत जी से बात करना चाहती हूँ और अपने प्रश्न के माध्यम से मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ कि उनका क्या कहना है मेरे प्रश्नों के उत्तर में। तो सबसे पहले तो मैं चाचा जी को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल से सबसे पहले अपना टाइम निकाला और मेरे साथ बात करने के लिए तैयार हुए। तो थैंक यू चाचा जी। तो पहला क्वेश्चन कि अपने गांव के बारे में थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। हमारा जो गांव है वो पौड़ी गढ़वाल के जो सतपुली तहसील है। पहले ये क्षेत्र जो है वो लैंसडाउन तहसील के अंतर्गत आता था और उत्तराखंड बनने के बाद जो कुछ नई तहसीलें बनी है उसमें सतपुली तहसील के अंतर्गत हमारा ये क्षेत्र आता है। और ये पूर्वी नयार के तट पर खैरा गांव के नाम से विख्यात एक गांव है। और अतीत में जब सड़कें नहीं थी और लोग अपने ज़रूरत के सामान के लिए दूर मंडियों से पैदल अपना सामान ढोया करते थे, तो खैरा सैण एक पड़ाव के रूप में उस समय के लोग उपयोग करते थे। और खेती के लिए खैरा सैण अपने पुराने समय से जाना जाता है। और कहावत भी यहाँ पर आसपास के लोग और दूर दूर तक जो गढ़वाल के लोग हैं वो कहते हैं कि खैरा चमासू में जो लोग बस गए वो बस गए, यानी कि खेती और किसानी के लिए एक गांव जाना जाता था। और आज भी अगर आप देखेंगे पूरे गढ़वाल में, अगर कुछ गांव में जहां आज भी खेती हो रही है उसमें एक गांव हमारा गांव खैरा भी है, जहां पर लोग आज भी खेती कर रहे हैं और खेती से अच्छी उपज ले रहे हैं। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि दूसरे गांव से हमारा गांव ज़्यादा डेवलप्ड है? विकास की दृष्टि अगर हम देखेंगे तो उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में मेरा अक्सर जाना होता है। और उन सब स्थानों को देखने के बाद और अपने गांव की उनसे तुलना करने के बाद मैं समझता हूं कि उत्तराखंड बनने के बाद निश्चित रूप से विकास हमारे गांव तक भी पहुंचा है। और आज जहां हमारे आसपास सभी गांव, लगभग सभी गांव सड़क संपर्क से जुड़े हैं। और अपने यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज है, अपने गांव में एक जवाहर नवोदय विद्यालय भी अपना है। और अभी अभी खैरासैंण में एक राजकीय महाविद्यालय का भवन भी बना है। और इस नए सत्र से वहाँ पर कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो कह सकते हैं कि मेरे गांव में डिग्री कॉलेज भी है, इंटर कॉलेज भी है, जवाहर नवोदय विद्यालय है और राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय भी इस गांव में है। तो एक गांव की दृष्टि से निश्चित रूप से काफ़ी कुछ सुविधाएं सरकार की ओर से मेरे गांव में उपलब्ध हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमारे गांव तक वास्तव में विकास पहुंचा है और आगे भी निरंतर विकास की मार्ग पर ये गांव आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। और आज का दूसरा प्रश्न है, वैसे लड़कियां भी आजकल लड़कों से कम नहीं है, वो भी चाहती है कि वो शादी से पहले इंडिपेंडेंट रहे। बट सबके अलग अलग व्यू ऑफ पॉइंट होते हैं कि कोई चाहता है कि उसी तरह शादी कर ले, बट कोई बात नहीं इससे। बट हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई लड़की शादी से पहले इंडिपेंडेंट हो जाए, अपने पैसों में वो पलने लग जाए, तो उनके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होगा अपनी बेटी के टुवर्ड्स कि वो शादी से पहले अपना पूरा खर्चा संभाल रही है। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अब वो पहले जैसा समय नहीं रहा जब बालिकाओं को पढ़ाई से और दुनिया की दौड़ से दूर रखा जाता था और उनको घर तक सीमित रखा जाता था। तो आज बहुत बड़ी संख्या में हमारी बालिकाएं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और दुनिया के प्रत्येक क्षेत्र में वो अपना योगदान कर रहे हैं। और अपने यहाँ तो अब मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड तो इसके लिए एक आदर्श स्थान है जहाँ पर लड़कियों को पूरा अवसर मिलता है। और आज हमारी लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं सरकारी सेवाओं के क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में भी उनका अच्छा योगदान और अच्छी तरक्की वो लोग कर रही हैं। और मैं समझता हूँ कि वो पहला जैसा समय और वातावरण और सोच अब नहीं रही है और उनके लिए पर्याप्त अवसर आगे बढ़ने के हैं। तो मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि लोग गांव छोड़ के शहर जाना पसंद करते हैं, बट तभी वो शहर में जाके ऐसे बोलते हैं कि हमें गांव ज़्यादा पसंद है। गांव में जिनका बचपन बीता है और गांव का जो जीवन जिन्होंने देखा है, महसूस किया है, वो दुनिया में विकास के
लिए और अपने भौतिक सुविधाओं की खोज में भले ही कहीं भी निकल जाएँ, लेकिन वो बचपन की जो उनकी यादें हैं और उनका जो जुड़ाव है, अपनी मिट्टी से, अपने गाँव से, अपने लोगों से, वो हमेशा उनके दिल में रहता है और वो उनको लगातार उसको याद करते हैं, स्मरण करते हैं और जब भी गाँव की बात आती है, निश्चित रूप से वो उनके मन में एक बात रहती है कि उनको अपने गाँव जाना है और जाना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि आज भौतिकता की दौड़ में और सामाजिक जो संरचना है, उसको देखते हुए लोग दिल से चाहते हुए भी गाँव में अपना समय नहीं बिता सकते हैं और आज तो बहुत सारे लोग अपने गाँव की ओर आना शुरू हुए हैं और आने वाले समय में जब हम लोग एक कह सकते हैं कि गाँव की ओर लोग लौटेंगे और बहुत सारे लोगों ने लौटना शुरू किया है और आज बहुत अच्छे प्रयोग गाँव में लोग कर रहे हैं, बाहर से आ के लोग गाँव में अपना काम शुरू कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से लोगों की भावनाएँ और दिल से लोग यहाँ जुड़े हुए हैं और केवल उत्तराखंड की बात नहीं है, तो सभी जगह लोग अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं और अपनी मातृभूमि से जहाँ उनका जन्म हुआ है, जहाँ उनका बचपन बीता है, वहाँ की यादें उनके ज़हन में हमेशा ज़िंदा रहती हैं। तो मेरा चौथा क्वेश्चन ये है कि जो पहले की जनरेशन है, उस जनरेशन से अभी की जनरेशन में आपने कितने फ़र्क देखे? मतलब ऐसा होता था कि पहले टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी, बट टेक्नोलॉजी अब इतनी आ गई है कि लोग क्या करते हैं, अपना खाना भूल जाते हैं बट अपने फ़ोन का रिचार्ज कराना कभी नहीं भूलते। मतलब उनको ऐसा है कि अगर एक भी टाइम उनके फ़ोन में नेट ना रहे, तो उनका दिन अच्छा नहीं जाता। वो लड़ाई कर लेते हैं अपने पेरेंट्स के साथ कि मुझे नेट चाहिए, बट तभी भी वो खाना भूल जाएँगे बट अपना नेट का रिचार्ज कराना कभी नहीं भूलेंगे। तो इस पे आपकी क्या राय है? हमने दुनिया को अपने सामने बदलते देखा है। हमारा जो बचपन बचपन है, वो गाँव में बीता और हमने उस समय की जो मनोरंजन की चीज़ें हैं, चाहे हम लोग छोटे-मोटे खेल-कूद करते थे और हमारे पास बहुत सारे संसाधन नहीं होते थे। हम लोग जो भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते थे, वो स्थानीय संसाधनों पर डिपेंड होती थी। कि हमारे पास लोकल में क्या चीज़ उपलब्ध है और उसी में हम अपना मनोरंजन खोजते थे। लेकिन आज भौतिक दृष्टि से भी लोगों की संपन्नता बढ़ी है, लोग के पास पैसा भी हुआ है और आज जो उस जब हम लोग छोटे थे, हमारा बचपन था, तब तो मोबाइल की कोई कल्पना भी नहीं करता था और लैंडलाइन भी बहुत शहरी क्षेत्र की चीज़ हुआ करती थी और हमने देखा कि हमारे सामने-सामने लैंडलाइन फ़ोन हमारे गाँव तक पहुँचे। लेकिन उनके उसके साथ-साथ मोबाइल टेक्नोलॉजी भी दुनिया में आ गई और वो लैंडलाइन बहुत दिनों तक तो नहीं रहे, लेकिन मोबाइल टेक्नोलॉजी के गाँव में आते आज गाँव का कोई परिवार और गाँव का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास अपना मोबाइल फ़ोन ना हो और मोबाइल भी हमें कह सकते हैं कि आज प्रत्येक के पास स्मार्टफ़ोन है और उसमें जो मनोरंजन की और जानकारियों की बहुत सारी संभावनाएँ हैं, चाहे वो गूगल के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, अलग-अलग तरीकों के उसमें मनोरंजन के साधन हैं और उसमें ये भी कह सकते हैं कि आज एक बाज़ारवाद का एक नया प्रयोग है और नया एक प्रकल्प है, जिस पर जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, वो ऐसे मनोरंजन की ऐसी-ऐसी चीज़ें फ़ोन के माध्यम से लोगों तक पहुँचा रही हैं कि आदमी 24 घंटे भी अगर उस पर बिता रहा है, तो उसको बोर होने वाला नहीं है। अगर उसका शरीर जो है, वो विश्राम ना माँगे, तो वो हर समय 24 घंटे फ़ोन पर है, इतनी सामग्री फ़ोन पर उपलब्ध रहती है और नई पीढ़ी को रिझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। हाँ, ये है कि इन सब के कारण एक दुष्प्रभाव जो देखने में आता है कि जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, वो बच्चों की बहुत सीमित हो गई हैं। जहाँ बच्चों को मैदान में खेलना चाहिए था और उछल-कूद और दौड़-भाग करनी चाहिए थी, फिज़िकल वर्क करना चाहिए था, वहाँ वो चीज़ें उनकी सीमित हो गई, जिससे उनके शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और समाज की वास्तविक दुनिया से दूर हो गए हैं और इस पर सोचनीय विषय है कि इस पर आने वाला समय पता नहीं क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो बड़ी हमारी जो सीनियर लोग हैं, उनको इस पर सोच कर के थोड़ा-सा फ़ोन से लोगों को, बच्चों को दूर ले जाने की आवश्यकता है। फ़ोन का वो लोग उपयोग करें, लेकिन जो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ है, उस पर भी वो लोग ध्यान दें और उनको कहीं न कहीं समाज से जोड़ने का काम, उनको सामाजिक गतिविधियों से जोड़ने का काम हम बड़े लोगों को करना पड़ेगा और बाकी तो ठीक ही है, मोबाइल में अब बहुत सारी जानकारियाँ हैं, आज सोशल मीडिया है और बच्चे आज फ़ोन में पढ़ाई भी कर रहे हैं, है ना? तो जहाँ ये टेक्नोलॉजी के लाभ हैं, वहाँ अनेक प्रकार की जो दूरगामी दुष्परिणाम भी देखने में आ रहे हैं। तो उस पर विचार करने की आवश्यकता होगी और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इसको सरकारों को भी इसमें कुछ नियंत्रण के लिए विचार करना चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि फ़ोन की वज़ह से जो हमारी सामाजिक वो जो दूरियाँ हैं वो बढ़ रही हैं? निश्चित रूप से लोग आभासी दुनिया में जीना
लोगों का अभ्यास हो गया है और ज़्यादातर लोग उनके बीच व्यस्त रहते हैं जिनको वो वास्तव में जानते ही नहीं। फ़ोन में उनके व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ेसबुक के माध्यम से ऐसे दोस्त होते हैं जो उनसे हज़ारों मील दूर हैं और उनको वास्तव में उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा है, उनका वास्तविक कैरेक्टर कैसा है, ये नहीं जानते हुए भी हम लोग उनके साथ बिज़ी रहते हैं, उनके साथ चैटिंग करते हैं और उसी को अपनी दुनिया मान लेते हैं। जबकि जो उसके अपने आस-पास की जो दुनिया है, वो उनकी वास्तविक दुनिया है और वो अपने आस-पास की दुनिया को भूल कर के 24 घंटे फ़ोन पर ऐसी दुनिया में जीते हैं जहाँ जिसकी कोई सच्चाई की गारंटी नहीं है। तो निश्चित रूप से उससे बचने की आवश्यकता है और इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि जिनके साथ वो समय व्यतीत कर रहे हैं वास्तव में वो जैसे जितने उपयोगी वो लगते हैं फ़ोन में या सोशल मीडिया के माध्यम से, शायद उससे ज़्यादा उपयोगी आपके आस-पड़ोस वाले और आपके समाज में जो आपके साथ जी रहे हैं, वो लोग आपके लिए हो सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरा चाचा जी के उनके जीवन से है कि आपको, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि मेरे जो चाचा जी इनके जिनके साथ मैं अभी बात कर रही हूँ, वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो मतलब वो पॉलिटिक्स में रहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको पॉलिटिक्स में जाके कैसा लगा? मतलब ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन्स उठे होंगे आपके टुवर्ड्स, तो आपने क्या-क्या चैलेंजेस फेस करे हैं पॉलिटिक्स में जाके? अ, मेरा राजनीतिक क्षेत्र में आना या राजनीतिक क्षेत्र में काम करना एक ऐसा नहीं है कि मैं कुछ विशेष उद्देश्य को लेकर के राजनीति में काम के लिए उतरा हूँ। लेकिन हम सब लोग जब अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे और उसी समय एक ऐसा समय आया कि उत्तराखंड के अंदर चारों तरफ उत्तराखंड अलग राज्य को लेकर के एक व्यापक आंदोलन चला और उससे ठीक पहले राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। ऐसे हमने बड़े आंदोलनों को अपने सामने उस समय देखा है जब हम लोगों के अंदर थोड़ा-थोड़ा समझ विकसित हो रही थी। और राम मंदिर आंदोलन में हम थोड़ा छोटे थे लेकिन हम लोग देखते थे कि किस प्रकार से गतिविधियाँ चल रही है और बड़े-बड़े नेताओं के साधुओं के, सन्यासियों के इस पर भाषण चलते थे और बड़ी-बड़ी सभाएँ होती थी। तो हम लोग भले ही दूर से देखते थे लेकिन हमारे मन को उन चीज़ों ने प्रभावित किया और ठीक उसके बाद जब हम लोग थोड़ा बड़े हुए, थोड़ा इन चीज़ों को समझना हमने शुरू किया तो हमने देखा कि उत्तराखंड के अंदर अलग राज्य को लेकर के जहाँ उत्तराखंड के वासी जो हैं, हम पर्वतीय वासी जो है उत्तर प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य था और हमको ऐसा लगता था कि शायद उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में पर्वतीय क्षेत्र को उपेक्षित किया जा रहा है और हम लोगों की जो हमारी जो आवश्यकताएँ हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है और हमारा जो विकास है जैसा होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमको हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग हैं, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ अलग हैं। ये सब विषयों को ध्यान में रख कर के हमको एक अलग राज्य, पर्वतीय राज्य की माँग करनी चाहिए और उस समय एक बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन हमने होते हुए देखा और हमने उसमें प्रतिभाग भी किया। तो कहीं न कहीं सामाजिक क्षेत्र में उतरने का और राजनीति को समझने का, वो हमारा एक प्राइमरी स्टेज थी और वहीं से हम लोग मैं उस उत्तराखंड आंदोलन के माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया और फिर एक कार्यकर्ता के नाते मैंने वहाँ पर काम करना शुरू किया। फिर अ, एक इकाई स्तर पर, उसके बाद तहसील और जिला स्तर पर, फिर 3-4 जिलों को मिला के जो एक अपना विभाग होता है, विभाग स्तर पर मैंने यहाँ पर काम किया और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर मैं 6-7 साल विद्यार्थी परिषद में एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते मुझे काम करने का मौका मिला। मैं सहारनपुर, हरिद्वार और चंपावत, पिथौरागढ़ अनेक स्थानों पर मुझे एक एज़ ए संगठन मंत्री काम करने का मौका मिला और वहीं से मेरी एक राजनीतिक समझ और सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध मेरे अंदर डेवलप हुआ और क्योंकि मेरा छात्र जीवन, मेरा जो किशोरावस्था है और मेरी जो जब हमने सामाजिक क्षेत्र में हमारी भूमिका तय होनी थी, ऐसा समय मेरा विद्यार्थी परिषद में और सामाजिक कार्यों में बीता है। तो निश्चित रूप से मेरी एक सोच डेवलप हुई, एक राजनीतिक सोच विकसित हुई और उसके कारण से मैं राजनीतिक क्षेत्र में आज काम करता हूँ। भले ही मैं स्वभाव से राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो नेचर है मैं एक राजनीति से ज़्यादा सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मेरी रुचि रहती है और राजनीति में मेरा ऐसा कोई विशेष लक्ष्य भी नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरी एक सोच है, एक विचारधारा है और इसलिए मैं एक राजनीतिक दल से, एक राजनीतिक विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ हूँ और उस संगठन के अंदर काम करता हूँ। तो मुझे लगता है कि देश और समाज के विकास में उस राजनीतिक दल के माध्यम से हम कुछ न कुछ योगदान कर सकते हैं और देश को और समाज को आगे ले जा सकते हैं। इसलिए मैं राजनीतिक क्षेत्र में एक सक्रिय कार्यकर्ता के नाते काम करता हूँ और बाकी समाज में मेरे से जहाँ-जहाँ मेरी उपयोगिता मुझे लगती है, वहाँ मैं योगदान करने की कोशिश करता हूँ।
तो मतलब आपने पॉलिटिक्स जब से स्टार्ट करी अभी तक आपने पॉलिटिक्स में क्या-क्या फ़र्क देखा और आपकी जो लाइफ़ में था ना, मतलब अभी तक आप जहाँ तक पहुँच चुके हो, तो आपने बहुत सारी चैलेंजेस फेस करे होंगे। बट मैं पॉलिटिक्स के टुवर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति जो होता है पॉलिटिक्स में जब उठ जाता है ना, तो ऐसा होता है कि जो लोग होते हैं ना, उनकी ओपिनियंस उस व्यक्ति के टुवर्ड्स चेंज हो जाती है। मतलब ऐसा सोचने लग जाते हैं कि वो इंसान अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ऐसे टाइप्स के। तो उस पे आपका क्या ओपिनियन है? मतलब उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हो? देखिए क्या है कि जब हम लोग राजनीति में काम करते हैं, एक जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोगों की हमसे अपेक्षाएँ होती हैं। और जब लोगों की अपेक्षाएँ बढ़ जाती हैं और जब हम लोग काम करते हैं और वो पूरी नहीं हो पाती, तो लोग हमसे नाराज़ होते हैं और फिर तरह-तरह की बातें होती हैं कि हमने तो इस व्यक्ति को इसलिए चुना था कि इनसे कुछ काम होगा, ये कुछ काम कर ही नहीं पा रहे। ये एक स्वाभाविक बातें हैं और सभी जगह होती है, क्योंकि अपने यहाँ जनता की बहुत सारी अपेक्षाएँ हैं और प्रत्येक व्यक्ति कुछ अलग-अलग ढंग से सोचता है। एक व्यक्ति की एक अपेक्षा है, दूसरे व्यक्ति की दूसरी अपेक्षा है और सबकी अपेक्षाएँ, सबकी ज़रूरतें सबके मन की पूरी करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। लेकिन ये सब चलता रहेगा और ये अच्छी बात भी है। लोगों को आशावादी होना चाहिए, लोगों की अपेक्षाएँ भी होनी चाहिए और जनप्रतिनिधि को जहाँ तक हो सके उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास भी करते रहना चाहिए। बाकी कुछ काम होते हैं, कुछ काम नहीं हो पाते हैं और कुछ काम को होने में समय लगता है। इन सारे सा बातों के बीच लोगों की ओपिनियन और बिगड़ती रहती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की और चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन सबको सकारात्मक देखना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए और सकारात्मक करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अपना-अपना योगदान, अपना-अपना प्रयास सबको करते रहना चाहिए। तो मेरे प्रश्न के जो उत्तर है वो चाचा जी ने बहुत अच्छे से दिया और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि फिर से कि चाचा जी ने अपना बिज़ी शेड्यूल निकाल के, क्योंकि अभी चाचा जी को फिर से अभी अपने मीटिंग में जाना है, पर तभी भी चाचा जी ने मेरे साथ मीटिंग करने का सोचा। और चाचा जी को मैं इसलिए भी थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि बचपन से चाचा जी ने मुझे अभी तक बहुत इंस्पायर करा है, क्योंकि मेरे को अभी भी एक बात याद है कि जब ना मैं स्कूल में पढ़ती थी, मैं देहरादून में पढ़ती थी, तो वहाँ से ना मैंने अब किसी के पेरेंट्स के थ्रू यहाँ पे ना एक लेटर भेजा था जो कि मेरे टीचर्स के लिए था। वो हैप्पी टीचर्स डे का के लिए था, तो मैंने वो इंग्लिश में लिखा था। तो चाचा जी, जब मैं यहाँ आई थी तो जी ने मुझे बहुत इंस्पायर करा। भले मेरी इंग्लिश बहुत टूटी-फूटी थी उस टाइम पे, बट चाचा जी ने तभी भी इंस्पायर करा कि तुमने बहुत अच्छा लिखा। 10th में जब मेरे हिसाब से मेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे, मतलब 78 थे, बट मुझे अच्छा नहीं लगा था। बट चाचा जी ने भी तभी भी कहा मुझे कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, और उसी की वजह से मेरे 12th में 91.8% आए। भले वो आर्ट्स के थे, बट इट डज़न्ट मैटर। सबको लगता है कि आर्ट्स बहुत ईज़ी होती है, बट आप कभी पढ़ के देखिए वो साइंस जैसे होते हैं। जब तक हम कुछ पढ़ते ही नहीं है, तब तक कोई भी चीज़ हमको हार्ड लगती है, बट जैसे हम पढ़ने लग जाएँगे तो हर चीज़ हमको सिंपल लगने लग जाती है। तो मैं चाचा जी को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि अभी तक उन्होंने बचपन से लेके मुझे अभी तक इंस्पायर करा है। तो थैंक यू चाचा जी। वेलकम बेटा काजल। और मैं कविता को अपनी शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ और आज सोशल मीडिया के इस दौर में उसने भी एक ब्लॉग बनाने का और अपना यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी बात और अपनी रिसर्च आप तक पहुँचाने का जो ज़िम्मा लिया है, मैं उसको शुभकामनाएँ दूँगा कि वो अच्छे-अच्छे वीडियोज़ के माध्यम से, अच्छे-अच्छे जानकारियों के माध्यम से आप सब तक अपनी बात पहुँचाएँ और अपने आस-पास में हो रही गतिविधियों को वो नज़दीक से देखे, समझे और आप तक पहुँचाने का वो अच्छा प्रयास करे। मेरी शुभकामनाएँ उसको हैं और वो इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रही है और उसको इस क्षेत्र में कीर्ति मिले, यश मिले और सफलता मिले। पुनः बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू चाचा जी। तो मेरा ये पहला रिपोर्टिंग था कि मतलब मैंने किसी बड़े व्यक्ति के साथ अपना परिचय या फिर कुछ भी पूछा, तो अगर मेरे को थोड़ी-सी अजीब-सा आपको लगा हो कि मैंने थोड़ा अलग-सा पूछा था या फिर थोड़े से हेजिटेशन में पूछा है, तो उसके लिए माफ़ कर देना। और क्योंकि मेरा पहला था, तो अभी तो मेरा पहला टाइम है, बट आगे मैं आपको और अच्छे-अच्छे व्लॉग्स देती रहूँगी, कि तो तब तक आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन। बाय।